वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 1 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को दल बदल से संबंधित मामलों पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष 10वीं अनुसूची के तहत एक अधिकरण के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे में वे विधायिका के सदस्यों की अयोग्यताओं से जुड़ी याचिकाओं पर एक उचित अवधि के भीतर निर्णय लेने के लिए बाध्य हैं। इसके लिए शीर्ष न्यायालय ने कीसम मेघचंद्र सिंह बनाम मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष वाद 2020 का संदर्भ दिया है। न्यायालय ने कहा है कि यदि असाधारण परिस्थितियां मौजूद नहीं हैं तो दल बदल विरोधी मामले का निर्णय अधिकतम 3 महीनों के भीतर किया जाना चाहिए। ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल करने वाले सांसद या विधान मंडल के जो निम्नलिखित सदस्यों को अयोग्यता ठहराने संबंधी प्रावधान किए हैं। इसमें राजनीतिक दल का सदस्य या निर्दलीय सदस्य और मनोनीत सदस्य, इनमें से सभी पर यह लागू होता है। दल बदल से संबंधित निम्नलिखित स्थितियों में संसद या विधानमंडल के किसी भी सदस्य की सदस्यता को समाप्त कर सकती है यदि वह कोई सदस्य स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है या कोई सदस्य निर्वाचित होने के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। यदि कोई सदस्य अपने दल द्वारा जारी जो दिशा निर्देश हैं उनके विपरीत जाकर संसद या विधानमंडल में मतदान करता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है। कोई मनोनीत सदस्य मनोनयन के 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होता है तब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। यदि एक निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है या हालांकि यदि किसी राजनीतिक दल के दो तिहाई निर्वाचित सदस्य किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ विलय करने पर सहमत होते हैं तो उन्हें अयोग्य नहीं माना जाएगा। यानी 100 सदस्य हैं अगर, और 100 में से अगर 66 सदस्य चले गए तो मतलब आपकी पूरी पार्टी चली गई, तो फिर उनका जो निरस्तीकरण नहीं माना जाएगा। वर्तमान में दल बदल रोधी कानून दल बदल से संबंधित किसी मामले पर निर्णय लेते हुए अध्यक्ष, सभापति या पीठासीन अधिकारियों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है। हमारा अगला आर्टिकल है भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि जिस स्कूल शिक्षक ने कथित तौर पर छात्रों को एक मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने के लिए उकसाया था उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के तहत आरोप का सामना करना पड़ सकता है। अभी ये चर्चा में है। तो धारा 295A का उद्देश्य किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों को अपमानित करके या उनकी धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के इरादे से किए गए जानबूझ के और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों को दंडित करना इसमें शामिल है। ये धारा केवल धर्म के अपमान के गंभीर के रूप में दंडित करती है। ये किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के जानबूझ और दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया जाता है। तो ऐसे के तहत ऐसे मामले में धारा 295A के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें आरोपी को भारत के नागरिक के किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करना या अपमान करने का प्रयास करना शामिल है। उक्त अपमान नागरिकों के उक्त वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जानबूझ के दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया होना चाहिए और उक्त अपमान शब्दों द्वारा बोले गए या लिखित रूप से संकेतों या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा अन्यथा किसी और अन्य कारण से ये होना चाहिए। आईपीसी की धारा 295 का संज्ञेय गैर जमानती, गैर
समन्वयोग्य अपराध है और पुलिस कथित रूप से पीड़ित शिकायतकर्ताओं के कहने पर देश में कहीं भी एफआईआर दर्ज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे में क्या फैसला सुनाया है? तो 1957 में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने रामजी लाल मोदी बनाम यूपी राज्य मामले में उक्त धारा की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने माना है कि आईपीसी की धारा 295A किसी भी धर्म या नागरिक के वर्ग की धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने या अपमान करने के प्रयास के किसी भी कृत्य को दंडित नहीं करती है। न्यायालय ने आगाह किया है कि इस प्रावधान के तहत केवल अपमान उन कृत्यों या अपमान के प्रयास करने वालों को दंडित किया जा सकता है जो उस वर्ग के धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के जानबूझ और दुर्भावनापूर्ण इरादे से किए गए हों। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि यह प्रावधान केवल धर्म के अपमान के ऐसे गंभीर रूपों पर लागू होगा जो सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया हो। हमारा अगला आर्टिकल है जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के बारे में। तो आइए देख लेते हैं DCCB के बारे में। तो अभी हाल ही में RBI ने कहा है कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को केंद्रीय बैंक की पूर्व अनुमति के बिना अपनी गैर लाभकारी शाखाएं बंद करने की अनुमति है। तो अब देख लेते हैं DCCB के बारे में। तो DCCB भारत के विभिन्न हिस्सों में जिला स्तर पर संचालित एक ग्रामीण सहकारी बैंक है। इसकी स्थापना कृषि क्षेत्र के लिए ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग प्रदान करने के लिए की गई थी। इसकी शाखाएं मुख्य रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी यानी सेमी अर्बन क्षेत्रों में स्थापित की गई हैं। DCCB जिले की सभी सहकारी समितियों को वित्त प्रदान करता है और सहकारी अधिनियम और बैंकिंग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गतिविधियों का संचालन और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। वे प्राथमिक ऋण सहकारी समिति राज्य सहकारी बैंक के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। जिला स्तर पर DCCB राज्य सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है और इस बैंक में शैक्षणिक संस्थानों, जिला परिषदों, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, सहकारी समितियों आदि के खाते होते हैं। सहकारी क्षेत्र के सभी वित्तीय लेन देन DCCB के माध्यम से संचालित होते हैं। DCCB के पास धन के 3 स्रोत हैं। इसमें उनकी अपनी कुछ जो शेयर पूंजी और उसका भंडार होता है, दूसरा जनता से जो जमा होता है पैसा, और राज्य सहकारी बैंकों से जो ऋण लेते हैं। ये मुख्य इनके 3 स्रोत हैं इनके पैसे के। सदस्य समाजों में ऋण आवश्यकता को पूरा करना इसका कार्य है और बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए ये पैसा दिया जाता है। कुछ समितियों के अधिशेष धन की कमी का सामना करने वाली समितियों में स्थानांतरित करके प्राथमिक कृषि समितियों के लिए एक संतुलित केंद्र के रूप में कार्य करता है। गैर क्रेडिट जो गतिविधियां शुरू करना, तो उसमें पास के साथ घनिष्ठ एवं निरंतर संपर्क बनाए रखना तथा उन्हें नेतृत्व एवं मार्गदर्शन प्रदान करना इसमें, और PACS का पर्यवेक्षक एवं निरीक्षण करना एवं PAC के संसाधनों के निवेश के लिए एक सुरक्षित संस्थान प्रदान करना, और वे अपनी शाखाओं के संचालन क्षेत्र के भीतर गैर कृषि उद्देश्यों के लिए जनता को सीधे ऋण भी दे सकते हैं। ये सारे अधिकार इसको प्राप्त होते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है सिम स्वैप घोटाला के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। दिल्ली में स्थित एक वकील को हाल ही में सिम स्वैप घोटाले का नवीनतम शिकार बन गई, और जब उसे अज्ञात नंबरों से कुछ 3 बार 4 बार मिस कॉल प्राप्त हुई, उसके बाद उसके बैंक खाते से उसके पैसे गायब हो गए। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। सभी बैंकिंग एप्लीकेशन फ़ोन नंबरों से जुड़े होते हैं जो OTP उत्पन्न करने, इसमें लेन देन को प्रमाणित करने के लिए OTP जो भेजा जाता है मोबाइल नंबर पे, उस OTP उत्पन्न करने या बैंक से संबंधित महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त करने में मदद करते हैं। सिम स्वैप घोटाले में जो जालसाज सबसे पहले फिशिंग या विशिंग की मदद से
व्यक्तिगत विवरण जैसे कि फ़ोन नंबर, बैंक खाता विवरण का पता लेते हैं। व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के बाद जो भी फ्रॉड होते हैं वो जाली आईडी प्रमाण के साथ पीड़ित का मोबाइल नंबर ऑपरेटर के रिटेल आउटलेट पर जाते हैं और पीड़ित के सिम कार्ड या उसमें उसके मोबाइल फ़ोन की फर्जी चोरी की रिपोर्ट करते हैं। मतलब ये खुद ही पीड़ित बन जाते हैं। ऐसा करने पर उन्हें डुप्लीकेट सिम मिल जाता है। विशेष रूप से घोटालेबाजों का मूल सिम कार्ड काम करने पर भी डुप्लीकेट सिम मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने मूल सिम कार्ड की चोरी की सूचना दी हुई होती है। अन्य घोटालों के विपरीत, जहां घोटालेबाज जो भी ये फ्रॉड होते हैं उन लोगों को फ़ोन कॉल पर OTP और निजी जानकारी देने के लिए बरगलाते हैं। सिम स्वैप घोटाले में पीड़ित के साथ सीधे संचार की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि धोखेबाज जो भी फ्रॉड होते हैं वे अपने पीड़ितों को मिस्ड कॉल देते हैं ताकि वे अपना फ़ोन छोड़ दें। ये बार बार उनको मिस्ड कॉल देके उनको इरिटेट करते हैं ताकि वो अपना फ़ोन साइड में रख लें। तो उसी टाइम में ये खोई हुई नेटवर्क कनेक्टिविटी को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब सिम स्वैप किया जाता है तो आरोपी सिम पर नियंत्रण हासिल कर लेता है उसी बीच, और सभी कॉल और मैसेज उसके सिम से ही चलते हैं। एक बार सिम कार्ड पर नियंत्रण पाने के बाद वे पासवर्ड और OTP प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं, जो उन्हें अपने लक्ष्य के बैंक खाते तक पहुंचने में मदद करता है। अब देख लेते हैं फिशिंग क्या होती है। तो फिशिंग ये एक ऐसी तकनीकी है जिसमें जो फ्रॉड होते हैं ये पीड़ितों को मेल या संदेशों के माध्यम से मेलवेयर लिंक भेजते हैं और वो क्लिक करते हैं तो मेलवेयर उनके जो डिवाइस में या मोबाइल या लैपटॉप में एंटर कर जाता है। एक बार लिंक खुलने के बाद मेलवेयर पीड़ित की सारी निजी जानकारी को चुरा लेता है। आइए देखते हैं हमारा अगला आर्टिकल। तो हमारा अगला आर्टिकल है राजाजी टाइगर रिजर्व के बारे में। अभी उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में रिजर्व में और उसके आसपास के परिदृश्य के पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व सर्वेक्षण फाउंडेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया है। तभी ये चर्चा में है, तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो राजाजी टाइगर रिजर्व ये पहले राजाजी राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम था। ये हिमालय की शिवालिक श्रृंखला में स्थित है और ये 820 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें उत्तराखंड के 3 से अधिक जिलों का एक हिस्सा शामिल है, जिसमें हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जिला शामिल होते हैं। इनका 3 का हिस्सा इसमें शामिल होता है। इसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया था, जो राजा जी के नाम से प्रसिद्ध थे। यह पार्क 1983 में 3 राष्ट्रीय अभ्यारण्यों के सम्मेलन द्वारा बनाया गया था। इसमें राजाजी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1948 में हुई। मोतीचूर अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1964 में, और चिल्ला अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। इनको तीनों को मिला के इसको राजाजी अभ्यारण्य बनाया गया था। 20 अप्रैल 2015 में इसका नाम बदलकर राजाजी टाइगर रिजर्व कर दिया गया। ये हाथियों के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि राजाजी में लगभग 600 हाथी पाए जाते हैं। समशीतोष्ण पश्चिमी हिमालय और मध्य हिमालय के बीच एक संक्रमण क्षेत्र में इसका स्थान प्रजातियों की विविधता को बढ़ाता है। वनस्पतियों में यहाँ पर अर्धसदाबहार से लेकर पर्णपाती और मिश्रित चौड़ी पत्ती से लेकर तराई घास के मैदान तक विभिन्न प्रकार के वनों से आच्छादित है। ये इसे सिंधु गंगा मानसून वन प्रकार के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। वनस्पतियों में यहाँ पर अधिकांश हिस्सों में साल के ऊंचे पेड़, इन्हें सोरिया रोबस्टा कहा जाता है, पाए जाते हैं। यहाँ पाई जाने वाली अन्य लोकप्रिय वनस्पतियों में रोहिणी, पलाश, शीशम, साल, संदन, खैर, अर्जुन, बांस, सेमुल, चमरोर आदि पाए जाते हैं। जीव जंतुओं में यहाँ पर बाघ और एशियाई हाथियों की बड़ी आबादी है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों जैसे कि तेंदुआ, जंगली बिल्ली, हिमालयी काला भालू, स्लॉथ भालू, धारीदार लकड़बग्घा, गोरल, सांभर, जंगली सुअर, चित्तीदार हिरण, बंकिंग हिरण आदि का घर है ये। हमारा अगला आर्टिकल है केकड़ा फ्लोवर के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। हाल ही में पहली बार तमिलनाडु के पॉइंट कैलीमेरे के पास ग्रेट वेदारण्य दलदली भाग में केकड़ा फ्लोवर के प्रजनन के घोंसले देखे गए हैं, तभी ये चर्चा में है। तो ये केकड़ा फ्लोवर ये तटीय हिंद महासागर
का लंबे पैरों वाला एक काला और सफ़ेद पक्षी है जो फ्लोवर और तटीय पक्षियों की संबंध प्रजातियों से संबंधित है। यह एकमात्र समुद्री पक्षी है जो सफ़ेद अंडे देता है और चूजे बाल उगने की अवस्था तक बिल में के अंदर रहते हैं। जब तक उसके चूजे होते निकलते हैं, उनके जो बाल नहीं आ जाते, तब तक ये बिल में ही रहते हैं। चूजे अर्ध निडिफ्यूगस होते हैं, अर्थात अंडे सेने के तुरंत बाद घोंसला छोड़ने वाले अन्य तटीय पक्षियों के चूजों के ये विपरीत होते हैं। ये हिंद महासागर के तटों और द्वीपों पर पाए जाते हैं। ये पाकिस्तान के अरब सागर, ओमान खाड़ी, फारस की खाड़ी, लाल सागर, सोमालिया, अंडमान द्वीप समूह और श्रीलंका, तंजानिया, मेडागास्कर के आसपास प्रजनन करते हैं। ये पक्षी रेतीले समुद्र तटों, कीचड़ वाले मैदानों, ज्वारमुखों, लैगून, अनावृत मूंगा चट्टानों, चट्टानी तटरेखाओं में निवास करते हैं। प्रजनन के मौसम के दौरान ये रेत के टीलों में भी पाए जा सकते हैं। इनकी संरक्षण की स्थिति तो ये निम्न चिंतनीय है, इनमें मतलब लिस्ट कंसर्न में आते हैं। इनके खतरे में के लिए कोई विशेष चिंता नहीं है। ये उन प्रजातियों में से एक हैं जिन पर अफ्रीकी यूरेशियाई प्रवासी जल पक्षियों के संरक्षण पर समझौता लागू होता है। पॉइंट कैलिमेरे अभ्यारण्य के बारे में मुख्य बातें देख लेते हैं। वैसे भी हम लोगों ने इसको कल डिस्कस किया था। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसे वेदारण्यम का प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य और तलैगनयार जंगल हैं। ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाक जलडमरू से घिरा हुआ है। ये मुख्य रूप से काले मृगों की सुरक्षा और संरक्षण पर केंद्रित है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली एक संकटग्रस्त और स्थानिक प्रजाति है। जो काले जो मृग हैं, ये संकटग्रस्त स्थानिक प्रजाति है। इसे रामसर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है। हमारा अगला आर्टिकल है एरोजेल के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक एरोजेल अवशोषक विकसित किया है जो अवशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटा सकता है। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो अधिकतर एरोजेल हवा से बने होते हैं। इसका उपयोग दूषित पदार्थों को हटाने के लिए किया जा सकता है। इन्हें ठोस हवा, जमे हुए धुएं के रूप में जाना जाता है। ये उत्कृष्ट अवशोषक प्रदूषकों को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक ठोस पदार्थ है और ये विश्वसनीय रूप से ज़्यादातर हवा से बचने के कारण हल्के ठोस पदार्थ होते हैं। इसके अलावा ये समायोज्य सतह, रसायन विज्ञान, कम घनत्व और अत्यधिक छिद्रपूर्ण संरचना जैसे लाभ प्रदान करते हैं। एक नव विकसित एरोजेल अवशोषक, तो ये शोध दल ने अभी ग्राफीन के साथ संशोधित सिलिका एरोजोल विकसित किया है। उन्होंने संशोधित एरोजोल को तैयार करने के लिए एक सुपर क्रिटिकल द्रव्य जमाव नामक एक विधि को नियोजित किया और इसकी प्रभावशीलता का अध्ययन किया है। ग्राफीन डोपित संशोधित सिलिका एरोजोल को ग्राफीन की अद्वितीय आणविक संरचना के कारण पानी को शुद्ध करने, दूषित पदार्थों को आकर्षित करने और हटाने में दक्षता प्रदर्शित करने के लिए पाया गया है। उनके प्रयोगों में केवल नकल की गई वास्तविक जीवन स्थितियों के तहत सामग्री में नियंत्रण सेटिंग्स में 85% से अधिक प्रदूषकों को हटा दिया है और निरंतर प्रवाह स्थितियों में 76% से अधिक प्रदूषकों को हटा दिया गया है। हमारा अगला आर्टिकल है कार्बन नैनो फ्लोरेंट के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं द्वारा बनाए गए कार्बन नैनो फ्लोरेंट 87% दक्षता के साथ आपतित सूर्य के जो प्रकाश को गर्मी में परिवर्तित कर सकती है। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये कार्बन के बने छोटे गेंदा के फूल की तरह होते हैं जिन्हें मटेरियल कार्बन नैनो फ्लोरेंट कहा जाता है। ये शोधकर्ताओं ने सिलिकॉन की धूल के एक विशेष रूप को DFNS यानी डेंड्रिटिक रेशेदार नैनो सिलिका के लिए एक भट्टी में गर्म किया है। एक बार गर्म होने पर चैम्बर में एसीटिलीन गैस डाली गई। उस गर्म होने पर सफ़ेद पाउडर काला हो गया। ये संकेत है कि DFNS पर कार्बन जमा हो गया है। फिर काला पाउडर एकत्र करके इसे एक मजबूत रसायन से उपचारित किया जिससे DFNS का विलय हो गया और कार्बन कण शेष रह गए।
सिलिकॉन कणों की संरचना आकार में 50 1 या 200 नैनोमीटर एक गोले के चारों ओर व्यवस्थित नुकीले कीलों के समान होती है। उन्होंने बताया कि ये नैनो फ्लोरेंट कई आवृत्तियों पर सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सकते हैं और इसे मूलभूत दक्षता के साथ ऊष्मा में परिवर्तित कर सकते हैं। नैनो फ्लोरेंट्स ने पर्यावरण में उत्पन्न ऊष्मा को आसानी से नष्ट नहीं किया, जिससे सामग्री गर्मी के लिए एक अच्छा पदार्थ बन गई। नैनो फ्लोरेंट्स ने अवशोषित प्रकाश ऊर्जा को 87% की उल्लेखनीय दक्षता के साथ ऊष्मीय ऊर्जा एक प्रक्रिया जिसे सौर थर्मल रूपांतरण कहा जाता है उसमें परिवर्तित कर दिया। कार्बन नैनो फ्लोरेंट्स की उच्च दक्षता 3 गुणों से उत्पन्न होती है। इसमें नैनो फ्लोरेंट सूर्य के प्रकाश में 3 आवृत्तियों को अवशोषित करते हैं, अवरक्त दृश्य प्रकाश और पराबैंगनी, जबकि अन्य सामान्य सामग्री केवल दृश्य और पराबैंगनी को ही अवशोषित करती है। जैसे ही प्रकाश सामग्री पर पड़ता है, कार्बन शंकु ये सुनिश्चित करते हैं कि बहुत कम प्रकाश वापस परावर्तित हो। लंबी दूरी का विकार, तो ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर संरचना के हिस्सों से अलग अलग भौतिक गुण में होते हैं। परिणाम स्वरूप सामग्री में ऊष्मा तरंगें लंबी दूरी तक नहीं ले जाती, जिससे नष्ट होने वाली ऊष्मा की मात्रा कम हो जाती है। तो आइए हम देख लेते हैं हमारा अगला आर्टिकल। तो हमारा अगला आर्टिकल है अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। अभी हाल ही में संदिग्ध माओवादियों ने कथित तौर पर केरल के कन्नूर में अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य में वन विभाग के जो निगरानीकर्ता जो भी होते हैं वहाँ सिक्योरिटी गार्ड, उन पर गोलीबारी की है, तभी ये चर्चा में है। तो ये कहाँ है? तो ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर स्थित है। ये केरल के सबसे उत्तरी वन्यजीव अभ्यारण्य में से है और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। ये वायनाड वायनाड के उत्तरी ढलानों और कर्नाटक राज्य से संरक्षित क्षेत्रों ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य और कुर्ग वनों से जुड़ा हुआ है। इस अभ्यारण्य की सबसे ऊंची चोटी कट्टीबेट्टा है। ये डिप्टेरोकार्पस मेसुआ पल्क्यूम प्रकार के पश्चिमी तट के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एकमात्र संरक्षित क्षेत्र है। इस वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर चिंकानी नदी बहती है। वन तटीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार और पश्चिमी तटीय अर्ध सदाबहार वन यहाँ के प्रमुख वन हैं। वनस्पतियों में यहाँ पर सामान्यतः अर्ध सदाबहार क्षेत्र में सिनामोमम, जेलेनिकम, होपिया परबीफ्लोरा, लार्जिस्ट्रोमिया, लांसालाटा, जाइलिया, क्लिस्लोकार्पा, मैलोटस और फिलिपिनेसिस पाए जाते हैं। अजीब से ही नाम है। जीव जंतु में हिरण, सुअर, हाथी और बाइसन काफ़ी सामान्य पशु हैं। यहाँ पर तेंदुआ, जंगली बिल्ली और विभिन्न प्रकार की गिलहरियाँ भी देखी जाती हैं। हमारा अगला आर्टिकल है जो 2030 तक नवीकरणीय विद्युत उत्पादन को 3 गुना करने और ऊर्जा दक्षता को दुगना करना। इसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस की दिशा में महत्वपूर्ण कदम पर एक रिपोर्ट जारी करी गई है इसके बारे में। तो इस रिपोर्ट में कोप 28 को पहले अबू धाबी में आयोजित एक बैठक में जारी किया गया था। इसे कोप 28 के अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी और ग्लोबल रिन्यूएबल्स अलायंस के संयुक्त रूप से जारी किया गया। यह रिपोर्ट 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय विद्युत उत्पादन क्षमता को 3 गुना बढ़ाकर 11,000 गीगावाट तक करने और औसत वार्षिक ऊर्जा दक्षता को दोगुना करने हेतु सुधार करने के लिए प्रमुख उपायों को रेखांकित करती है। इसके 5 प्रमुख उपायों में शामिल है इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम ऑपरेशन, नीति एवं विनियमन, आपूर्ति श्रृंखला, कौशल एवं दक्षता विकास, वित्त तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए 2010 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 22 गीगाटन की कटौती करने की आवश्यकता है। हमारा अगला आर्टिकल है संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक दिशा निर्देश जारी किए हैं इसके बारे में। तो आइए देख लेते हैं। तो व्हाइट हाउस द्वारा जारी किए गए अभी AI दिशा निर्देशों में शामिल है। तो ऐसे AI जो मॉडल्स जो राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या नागरिकों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा
के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें विकसित करने वाली जो कंपनियों को इन मॉडल्स के सुरक्षा परीक्षण संबंधी परिणामों को सरकार के साथ साझा करना होगा। सरकार तथाकथित रेड टीम टेस्टिंग के लिए भी दिशा निर्देश तय करेगी। रेड टीम टेस्टिंग के तहत किसी संगठन की साइबर सुरक्षा की प्रभावशीलता की जांच हेतु उस संगठन के लिए असहज तरीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि हैकिंग आदि का उपयोग करना। धोखाधड़ी और डीप फेक होने वाले से नुकसान, जो धोखाधड़ी और डीप फेक से जो होने वाला नुकसान होता है, उसको जोखिम को कम करने के लिए AI तकनीकी बनाए गए फोटो, वीडियो, ऑडियो आदि में वाटरमार्क जैसे फीचर जोड़ने हेतु आधिकारिक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। हमारा अगला आर्टिकल है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड के बारे में। तो सेना ने अभी स्वदेशी रूप से विकसित LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर में लगे रॉकेट्स और टॉर्रेट गन्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसे 2022 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जो प्रचंड है, ये एक बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर है इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिजाइन और विकसित किया है। ये अपनी श्रेणी में विश्व का एकमात्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर लैंड और टेक ऑफ दोनों कर सकता है। ये हवा से ज़मीन और हवा से हवा में भी मार करने वाली मिसाइलों को दागने में सक्षम है। ये शक्ति इंजन नामक 5.8 मिलियन टन इंजन से संचालित होता है। इसे मुख्य रूप से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर में तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बेहतरीन स्टील्थ फीचर्स, बख्तरबंद शील्ड सिस्टम और डार्क मोड हमले की क्षमता है। हमारा अगला आर्टिकल है सीमित देयता भागीदारी के बारे में। तो अभी नई दिल्ली में नई सीमित देयता भागीदारी तीसरा संशोधन नियमावली 2023 लागू हो गई। इन नियमों को कॉर्पोरेट कार्यालय मंत्रालय ने अनुसूचित किया है। तो अब देख लेते हैं सीमित देयता भागीदारी के बारे में। तो ये स्वरूप LLP एक कंपनी और भागीदारी का मिश्रित रूप है। LLP किसी कंपनी की सीमित देयता संबंधी विशेषता और भागीदारी के लचीलेपन संबंधी विशेषता दोनों का लाभ प्रदान करती है। LLP सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 के द्वारा शासित है। संरचना इसकी, तो LLP का एक कॉर्पोरेट निकाय होती है। इसके साथ ही ये अपने भागीदारों से अलग एक कानूनी संस्था है। सदस्यों में इसमें तो LLP के संगठन में न्यूनतम 2 भागीदारों की आवश्यकता होती है। हालांकि भागीदारों की अधिकतम संख्या पर कोई सीमा आरोपित नहीं है। हमारा लास्ट आर्टिकल है होमी जहांगीर भाभा के बारे में। तो अभी 30 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई गई है, देशवासियों ने मनाई है, तो तभी ये चर्चा में है। तो आइए देख लेते हैं इनके बारे में। तो होमी जहांगीर भाभा का जन्म बम्बई, जो वर्तमान में मुंबई में, एक पारसी परिवार में हुआ था। वे एक भौतिक विज्ञानी थे और उन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के और ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान के संस्थापक निदेशक भी थे। बाद में वे ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान का नाम दिया गया। भाभा स्कैटरिंग और भाभा हाइटलर थ्योरी से संबंधित थे। भाभा स्कैटरिंग इसे इलेक्ट्रॉन्स, असापेक्षित विनिमय प्रक्रिया, और भाभा हाइटलर थ्योरी कॉस्मिक रे की इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की बौछार से है संबंध है। भारत सरकार ने उन्हें 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वे 1955 में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जिनेवा के अध्यक्ष भी चुने गए थे। इनके नैतिक मूल्यों में तो ये वैज्ञानिक दृढ़ता, साहस, उत्कृष्टता की खोज आदि इनके व्यक्तित्व में झलकता है। तो हमारे सारे आर्टिकल आज खत्म हो गए। वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।